फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आज 21 नवंबर है और 20 नवंबर के टॉपिक्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। आपको मेरे यहाँ सारे लेक्चर्स पसंद आने वाले हैं, उसका एक ही रीज़न है, मेरे यहाँ सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है जो कि सिंपल इजी लैंग्वेज में होंगे और आपको ये मतलब नोट्स इतने अच्छे लगने वाले हैं कि आपको सारी चीज़ें जल्दी से मेमोराइज हो जाएगी। तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ? तो नील रिवर सबको पता ही है। उसके अलावा स्टेच्यू ऑफ, आज का क्वेश्चन है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड एट, तो वो कहाँ लोकेट है तो ये आपको बताना है। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस मैं सिर्फ फन के लिए पूछता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि मुझे यूपीएससी के क्वेश्चन डालने हैं तो मैं वो भी डाल सकता हूँ, क्योंकि वो भी उसके भी ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। चलो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इमेज देख लो, ये है कांगड़ा बोलते हैं इसको। देखो मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पर ये जो आपको पोर्ट होता है, जो मिट्टी का पोर्ट होता है, उसके चारों तरफ इस टाइप की मतलब वहाँ एक इस तरह की घास पाई जाती है जो आपको फोटो में दिख रही है। उसको चारों तरफ से इस तरह इसको अच्छे से मतलब डिजाइन करके उसको लपेट लिया जाता है चारों तरफ पोर्ट के, और प्रॉपर सिलाई हो जाती है जो इस घास से। और उसके बाद जो ये पोर्ट है उसके अंदर एक तरह से इसको चलता फिरता हीटर बोला जाता है, जिसके अंदर कोयला होता है और इस तरह वो गर्म रहता है। और जब ये आदमी दिख रहा होगा आपको फोटो के अंदर, इन्होंने जो बुरखा पहन रखा है, मतलब बुरखा बोल सकते हैं या इसको जो मैं इसको बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं वहाँ पे, इसके अंदर की साइड में इसको रखिए। आदमी इतनी जो ठंड होती है ना उसके अंदर इस पोर्ट को, इसको कांगड़ा को यूज कर सकता है। ठीक है, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको देखो आप, कांगरी, सॉरी इसको बोलते हैं कांगरी। ट्रेडिशनल फायर पोर्ट बोला जाता है इसको। इन कश्मीर वैली के अंदर ये यूज किया जाता है। कांगरी ऑल्सो नॉन एज कंगेर और कांगिड़, कांगेर और कांगिड़ भी बोला जाता है। इट इज़ पोर्टेबल एंड मूविंग हीटर, यानी ये एक तो पोर्टेबल एंड मूविंग हीटर है दैट कश्मीरी कीप इन देयर फेरन, यानी जो कश्मीरी, मैंने आपको इमेज के अंदर वो उस पर्सन को दिखाया था जिसने एक फेरन पहन रखी थी, उसको फेरन बोला जाता है। उस फेरन के अंदर की साइड में क्या स्पेस होता है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर करके अपन क्या कर सकते हैं, इसको कांगरी को अंदर की साइड में रख सकते हैं, मतलब उसको, और उस कांगरी से क्या होगा कि शरीर को गर्मी मिलती रहेगी। तो इट इज़ पोर्टेबल एंड मूविंग हीटर दैट कश्मीरी कीप इन देयर फेरन, ए लॉन्ग वुलन क्लॉक रीचिंग डाउन टू द नीज वॉर्न बाई पीपल, जो कि लोगों के द्वारा पहना जाता है ड्यूरिंग द क्या नाम फ्रेस्टिव विंटर्स, यानी जो सर्दियों घनी सर्दी के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ए पॉट कैन होल्ड अबाउट 250 ग्राम्स ऑफ चारकोल, उसमें 250 ग्राम ऑफ चारकोल रखा जा सकता है। एंड द फायर लास्ट फॉर आवर्स, यानी वो फेरन के अंदर धीरे धीरे उसमें से आग जलती रहती है। आग इन द सेंस उसमें से कोयला जैसे जलता रहता है, तो उससे क्या होगा, गर्मी निकलती रहेगी और बॉडी को एक तापमान मिलता रहेगा, क्योंकि इतनी सर्दी के अंदर क्या होता है कि आदमी जम जाता है। उसके बाद इट इज़ आउटर सेल, इट्स आउटर सेल, जो इसका आउटर सेल है जो मैंने आपको दिखाया था कि जो पोर्ट है, जो मतलब मिट्टी का पोर्ट होता है, उसकी आउटर साइड में इट्स आउटर शेल मेड ऑफ विलो विकर रीड्स, यानी एक विलो विकर रीड्स होती है दैट ग्रो एबेंडेंटली इन द वेटलैंड ऑफ नॉर्थ कश्मीर, जो ये क्या नाम है, गंदारबल डिस्ट्रिक्ट है, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर पाई जाती है। कौन सी घास का नाम क्या है, विलो विकर रीड्स, विलो विकर रीड्स। अब ये जो ये रीड्स होती है ये 8 फीट तक मतलब ऊंची हो सकती है, इनकी हाइट 8 फीट तक हो सकती है, और आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग ऑटम, और ऑटम के अंदर इनको हार्वेस्ट किया जाता है। मल्टी लेयर्ड प्रोसेस ऑफ स्क्रैपिंग एंड पीलिंग, यानी स्क्रैपिंग की जाती है, पीलिंग की जाती है, उसके बाद सोकिंग, यानी उसको सुखाया जाता है, बॉईल किया जाता है, उसको बॉईल किया जाता है। जो ये घास होती है इसको क्या किया जाता है, बॉईल, यानी इसको गर्म पानी के अंदर उबाला जाता है और ड्राई किया जाता है उसके बाद में, बिफोर दे आर रेडी टू बी वोवन अराउंड ए पोर्ट, यानी जब उसको पोर्ट के अराउंड रखना है, तो मतलब जब उसको पोर्ट के चारों तरफ घुमाकर, इस चीज़ को समझो, मेरी बात सुनो, एक मिट्टी का पोर्ट है और जब उसके चारों तरफ इस चीज़ को पहनाया जाता है उस घास की पट्टी को, तो उससे पहले इसको सुखा दिया जाएगा, उससे पहले इसको बॉईल कर दिया जाएगा, एंड उसको अच्छे से स्क्रिपिंग एंड उसकी पीलिंग हो जाएगी। जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसको पोर्ट के चारों तरफ पहना दिया जाएगा। एंड देन कलरफुल थ्रीड्स, जो ये कलरफुल थ्रीड्स होगा इज डन ऑन द पोर्ट, और उसके बाद पोर्ट पर कलरफुल थ्रीड्स किया जाएगा। ठीक है, बस आपको ये चीज़ समझनी है। उसका रीज़न क्या है, देखो मैं आपको छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी कांगरी न्यूज़ में है, तो यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांगरी किससे रिलेटेड है, तो कश्मीर वैली से। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन भी हिट कर जाते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है कि कांगरी रिसेंटली द नेम गिवन, या रिसेंटली द कांगरी विच इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू। अब आपको लिखना है किससे रिलेटेड है, तो उससे लिखना है, या तो आ सकता है ऑप्शन में कश्मीर वैली से रिलेटेड, या आ सकता है कि इट इज़ रिलेटेड टू कि सर्दियों से रिलेटेड है, सर्दियों के अंदर इसको कश्मीर में यूज किया जाता है, ऐसा भी आ सकता है। तो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। तो अपने को समझना है कि एक्चुअल में कांगरी होती क्या है, इसके अंदर क्या चारकोल का यूज किया जाता है, तो बिल्कुल चारकोल का यूज किया जाता है। और इसके अंदर कौन सी घास का यूज किया जाता है, तो विलो विकर रीड्स का यूज किया जाता है, जो 8 फीट की मतलब इसकी ऊंचाई तक पाई जा सकती है। और 250 ग्राम ऑफ चारकोल एंड द फायर, बस उससे आग उसमें जलती रहती है, उससे काम हो जाता है। इसको कहाँ पहना जाता है, मतलब कहाँ रखा जा सकता है, तो फेरन के अंदर। जो आदमी फेरन यानी जो उसके ऊपर वो पहनने का होता है, उस फेरन के अंदर की साइड में रख सकते हैं उसको। ठीक है, बस ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल था एक्चुअली, बट मुझे आपको समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसका क्वेश्चन आना बहुत
मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसका क्वेश्चन आ जाता है कि बस रिसेंटली देन कांगरी विच इज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, बस ऐसा करके ऑप्शन आ सकता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक समझो। IMA और जो नर्सेज एसोसिएशन है उनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला है। तो अभी हमारे लिए काम की न्यूज़ क्या है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ क्या आता है, तो इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है कि देखो जो ये पीस प्राइज़ है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, इसमें क्या सिस्टम होता है, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, उनके याद में इसको दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, जो ट्रस्ट है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इसको दिया जाता है इन हर नेम इन 1986, यानी 1986 से इसको दिया जा रहा है। ये इसके अंदर एक तो मॉनेटरी अवार्ड होता है 25 लाख रुपए का, अलोंग विथ सिटेशन, यानी साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अब अवार्ड गिवन टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, जो ये अवार्ड होता है वो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है हु वर्क टुवर्ड्स इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट। जो इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं उनको, उन इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशन को ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड दिया जाता है। इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल डेवलपमेंट की को इंश्योर करने के लिए काम करते हैं। चलो ये टॉपिक समझ में आ गया। अब एक और आज ही मतलब अवार्ड से रिलेटेड एक और न्यूज़ में आया है टॉपिक, एनिमेशन, जो एनिमेशन फिल्म है ऑन अहोम वेरियर चूजन फॉर IFFI 2023। तो अभी क्या नाम है उसका, जो कि अहोम वेरियर। तो पहले हम पढ़ लेते हैं अहोम किंगडम को। अभी समझो, मेरी बात सुनो। अहोम किंगडम कहाँ है, तो भाई ये आसाम का है, जहाँ पर क्या होता है कि जो असम की जो मतलब स्टेट है उस पर मतलब मेन कंट्रोल किसका था, अहोम किंगडम का। जब मुस्लिम साम्राज्य, जो मुस्लिम थे मुगल एम्पायर, उन्होंने जब इस पर आक्रमण किया अहोम डायनेस्टी पर, तो उस टाइम पे मुगलों को भी इन्होंने हरा दिया। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई इसके अंदर, मुगलों को हरा दिया, लेकिन जब 1800 के बाद जब हमारे अंग्रेज शासन आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तब एक साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सरायघाट, उसके थ्रू अंग्रेजों ने इस पर शासन कर लिया था असम पे। उससे पहले अहोम किंगडम ही था और 600 सालों तक इन्होंने राज किया। तो अभी इसको टॉपिक को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। फाउंडर कौन है अहोम किंगडम के, तो छावलोंग सुखापा। क्या नाम है, छावलोंग सुखापा। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आए, बट हाँ मेरे को एक्चुअली नाम यही लग रहा है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि देखो वो मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज का इशू हो जाता है, इसको आप अदरवाइज ना ले। 13th सेंचुरी रूलर है ये, रूल्स आसाम फॉर 6 सेंचुरी, यानी 600 सालों तक आसाम पर रूल किया इन्होंने अहोम किंगडम ने। अहोम रूल्ड आसाम टिल द ब्रिटिश एनेक्स्ड इन 1826, यानी 1826 में ब्रिटिश ने मतलब इसको एनेक्स कर दिया था विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ यानदाबू। जो ट्रीटी ऑफ यानदाबू की थी उसके साइनिंग में, एक सॉरी मैं आपको एक सरायघाट था, ट्रीटी ऑफ वो युद्ध था, वॉर ऑफ द सरायघाट, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने आगे बोला था जो इसको समझो ट्रीटी ऑफ यानदाबू। उसके बाद अहोम क्रिएटेड ए न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भूयान्स, यानी जो उन्होंने क्या किया कि अहोम ने कैसे एक नए स्टेट को क्रिएट किया, उन्होंने एक ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम था भूयान, यानी जो लैंडर्स होते हैं जमींदार, उनके सिस्टम को हटा के खुद का सिस्टम क्रिएट किया। और अहोम स्टेट किस पे डिपेंड करता था, फोर्स्ड लेबर पर। जो फोर्स्ड लेबर जिनको पियाक्स बोलते हैं, पाइक्स बोलते हैं, पाइक्स, और पाइक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो सर्विस में, एक नॉन सर्विस में। जो सर्विस में जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो जो जिनको फोर्स लेबर को जब बुलाया जा सकता है अगर जरूरत हो एक्स्ट्रा में, तो पाइक्स भी काम, ये आर्मी के अंदर भी काम करते थे पाइक्स। उसके अलावा अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लेन्स और खेल्स, यानी क्लेन और खेल्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया था। एक खेल्स ओपन कंट्रोल सेवरल विलेजेज, यानी जो एक खेल होती है उसको ओपन कंट्रोल किया जाता है सेवरल विलेजेज। याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खेल्स ओपन कंट्रोल, यानी हमेशा जिस पर कंट्रोल किया जाता है, सेवरल विलेज पर जो कंट्रोल करता है उसको बोला जाता है खेल। अहोम वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, यानी अहोम क्या करते थे, वो वर्शिप करते थे खुद के ट्राइबल गॉड्स पे, यानी भगवान की पूजा करने का काम कौन करते थे, एक तो ट्राइबल गॉड्स की पूजा करते थे, उसके अलावा हिंदुइज्म में भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और साथ के साथ आसामीज लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन आप सोचिए अगर उन्होंने हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया था तो क्या वो पूरा हिंदुइज्म मानते थे, बिल्कुल हिंदुइज्म को ही मानते थे, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने अपनी खुद की जो ट्राइबल परंपराएं उनका त्याग भी नहीं किया था, दोनों चीज़ों के साथ। किंग वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द स्टेट एज वेल एज द मिलिट्री, यानी जो मिलिट्री होती है और जो स्टेट, उसका मेन कमांडर कौन होता है, तो राजा। क्योंकि अहोम डायनेस्टी देखो पहले वाले जो 1600, 1700, 1500, 1400, इनमें क्या होता था, राजा ही सबसे बड़ा कमांडर होता था और राजा का शासन ही सबसे बड़ा शासन होता था। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया पाइक्स वर द मेन आर्मी ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट ऑफ आर्मी के अंदर पाइक्स होते थे। 2 टाइप्स ऑफ पाइक्स होते हैं, एक तो सर्विंग, एक होता है नॉन सर्विंग। अहोम आर्मी के अंदर इन्फेंट्री, नेवी, आर्टिलरी, एलिफेंट्री, कैवलरी एंड स्पाइस, यानी जिसके अंदर सारी चीज़ें, पैदल सेना भी थी, उसके अलावा हाथी सेना भी थी, नेवी यानी जल सेना भी थी, उसके अलावा और कौन कौन सी, जो घोड़े वाली सेना, सब टाइप की जो सेनाएं थी वो अहोम आर्मी के अंदर थी। उसके अलावा स्पाइस यानी गुप्तचर भी थे। वो क्या करते थे अहोम किंगडम वाले कि उनके गुप्तचर को भेज देते थे दूसरे के जो एनिमी दुश्मन था उनके कैंप के अंदर, वहाँ से उनकी रणनीति का पता भी चल जाता था और वहाँ से उनकी सैन्य क्षमता का पता भी चल जाता था, जिसके कारण उनको हराना आसान हो जाता था और विक्ट्री पाना बहुत आसान हो जाता था। विपन क्या यूज करते थे, तो बोज, एरोज, स्वॉर्ड्स, जेवलिन्स, गन्स, मैच लॉक्स, मतलब इतने देखो आप, बो, एरो यानी तीर और ये तो सभी यूज करते थे। उसके अलावा तलवार का यूज करते थे, गन्स, बंदूकों का भी यूज करते थे। आप सोचिए अहोम जो डायनेस्टी थी या जो अहोम किंगडम था वो कितना स्ट्रॉन्ग था। आप सोचिए मुगलों को जिन्होंने हरा दिया, मुगल एम्पायर को, उन्होंने असम के अंदर राज नहीं करने दिया, सिर्फ अंग्रेज शासन उस पर हो सका। मतलब आप सोचिए
कि अहोम किंगडम में कितनी स्ट्रॉन्गनेस होगी। उसके बाद अहोम सेंड स्पाइस टू द आर्मीज कैंप टू स्टडी द स्ट्रेंथन एंड वॉर स्ट्रेटेजी ऑफ एनिमी। अब देखो इस चीज़ को समझ लो, अहोम्स क्या करते थे, गुप्तचर को भेज देते थे आर्मी के कैंप में ताकि वहाँ उनकी स्ट्रेंथ और वॉर स्ट्रेटेजी का पता लगाया जा सके। उसके अलावा एक्सपर्ट थे गुरिल्ला फाइटिंग में, यानी गुरिल्ला फाइटिंग में भी एक्सपर्ट थे। उनके अहोम डायनेस्टी की कुछ फोर्ट्स है, उसका नाम याद रखना, एक तो चमदारा, सरायघाट, शिमलागढ़, कालीबार, कजली एंड पांडु, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट्स है। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बोट ब्रिजेज इन ब्रह्मपुत्रा, और वो क्या करते थे, उनको ये टेक्निक पता थी, जो अहोम किंगडम के लोग थे उनको टेक्निक पता थी किसकी, कि वो बोट ब्रिजेज ब्रह्मपुत्रा में जो बोट ब्रिजेज चलती है उसको बनाने का और उसको क्या नाम है कंस्ट्रक्ट करने की टेक्निक भी उनको पता थी। इस तरह मतलब उनमें एक्चुअली टेक्निकल नॉलेज भी था। बैटल ऑफ सरायघाट, अब इस चीज़ को समझो कि सरायघाट का जो बैटल हुआ वो किस किस के बीच में हुआ, तो ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा, यानी ब्रह्मपुत्रा के किनारे पर हुआ था, गुवाहाटी के अंदर 1671 में, याद रखना 1671 1671। किस किस के बीच में हुआ, तो मुगल्स और अहोम्स के बीच में। विजय किसकी हुई, तो अहोम किंगडम की विजय हुई, तो बैटल ऑफ सरायघाट। और मतलब जो ट्रीटी साइन हुई थी उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ यान्दाबू। किस किस के बीच में हुई थी, तो ब्रिटिश शासन का जब आसाम पर शासन हो चुका था तो उस टाइम पे ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ यान्दाबू, और 1826 के टाइम की बात है ये टॉपिक समझ में आ गया। अब अहोम किंगडम के अंदर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, लीडर था, उसका नाम था लचित बोरफुकन। नाम सुना होगा लचित बोरफुकन, बहुत बार न्यूज़ में आता रहता है। लचित बोरफुकन कौन है, तो उनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1622 को। बोरफुकन वॉज नोन फॉर हिज लीडरशिप इन द बैटल ऑफ सरायघाट। अभी हमने क्या पढ़ी थी, बैटल ऑफ सरायघाट को 1671 वाली पढ़ी थी, जिसके अंदर मुगल्स के द्वारा अटेम्प्ट किया गया था, मुगल फोर्सेस के द्वारा टू कैप्चर द आसाम, लेकिन उसके अंदर जो बोरफुकन था उन्होंने इसकी लीडरशिप संभाली थी। और सरायघाट का युद्ध किसने जीता था, अहोम किंगडम ने। स्ट्रेंथन इंडियाज नवल फोर्सेज, यानी इंडिया की जो नवल फोर्सेज है उनको मजबूत किया था। उसके अलावा रिविटिलाइजिंग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, और जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसको रिविटिलाइज करने का काम भी किया जाता है। लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल इज अवॉर्डेड टू द बेस्ट कैडेट फ्रॉम द नेशनल डिफेंस अकेडमी। अब इस चीज़ को समझो मेरी बात, एक होता है कि जो लचित बोरफुकन होता है, जो लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल इज अवॉर्डेड टू द बेस्ट कैडेट फ्रॉम द नेशनल डिफेंस अकेडमी, यानी जो नेशनल डिफेंस अकेडमी होती है उसके अंदर बेस्ट कैडेट का अवार्ड दिया जाता है। तो उस बेस्ट कैडेट को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल। किसको दिया जाता है, जो बेस्ट कैडेट होता है फ्रॉम द एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी से। मेडल वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1999, 1999 में इस मेडल को स्टार्ट किया गया था टू इंस्पायर डिफेंस पर्सनल, यानी डिफेंस पर्सनल को इंस्पायर करने के लिए। तो हमने लचित बोरफुकन को भी देख लिया, बहुत अच्छी चीज़ थी। उनका बॉर्न कब हुआ था, तो इस चीज़ को याद रखना, 1622 में 24 नवंबर को उनका बॉर्न हुआ था। तो ये लचित बोरफुकन को समझ लिया है, अहोम किंगडम को पूरा समझ लिया है। चलो अभी एक टॉपिक और एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट आया है, स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक ऑन टू द राइट लेन। तो अभी इस चीज़ को समझो, रोड सेफ्टी को। तो रोड सेफ्टी को हम समझ लेते हैं। रोड सेफ्टी के अंदर सबसे पहले एक डेटा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 2018, 19, 20, 21, 22। इसके अंदर एक्सीडेंट कितने हुए हैं, लगभग 4.7 लाख से लेकर जो 4 लाख से 4.5 लाख के बीच का डेटा है, 5 लाख तक का 4.7 लाख, उसके बाद 4.56 लाख, 3.72 लाख, 4.12 लाख और 4.61 लाख। इस तरह अलग अलग डेटा दे रखा है हमको 5 सालों का एक्सीडेंट का। और उसमें से मृत्यु कितनी हुई है, 1.57 लाख, 1.57 लाख, 1.58 लाख, 1.38 लाख, 1.53 लाख और 1.68 लाख। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इतने भी जो ये आपको डेटा दे रखा है मृत्यु दर, इसको मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। इसमें क्या सिस्टम है, देखो कि आप सोचिए 30% की रेट है 1.57, यानी आप सोचिए कि 30% आदमी की डेथ हो रही है। अगर एक्सीडेंट से कुछ भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें से 30% लोगों की डेथ हो रही है। तो आप सोचिए इससे जीडीपी को कितना लॉस हो रहा होगा। तो अब हम क्या टॉपिक हमारे सामने क्या एडिटोरियल आया रोड सेफ्टी का, तो अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ, आप समझो इस चीज़ को। मैंने इसके प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, आपको सिर्फ इन नोट्स को पढ़ना है। हर बार एडिटोरियल पढ़ते हैं, उनमें इधर उधर की बातें बहुत सारी दे रखी होती है, लेकिन हमको क्या डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चलना है। उसमें क्या एडवांटेज, मतलब सारी चीज़ें हमको समझनी है कि उसके क्या डिसएडवांटेज है, उसके क्या कोजेज है, उसके क्या रीजन्स है, और ये सारे टॉपिक्स हमको देखने हैं। कोई भी एडिटोरियल हो हमको उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब चीज़ें देखनी है। एक अच्छा सा नोट्स बना के रेडी रखो ताकि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए चिपका दो, ठीक है। बस ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। अब मैं आपको ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आप बार बार नया एडिटोरियल आएगा फिर से नए नोट्स बनाओगे, नहीं तो नोट्स को रेडी करो, उसमें कोई भी नया पॉइंट आता है उसको ऐड कर दो। जैसे पिछली बार इन्होंने क्या डेटा दिया था, इस डेटा को मैंने ऐड कर दिया। अब जैसे डेटा भी अपने पास मिल गया है, अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको, समझो। डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट रीजन्स, उसके रीजन्स क्या है। तो सबसे बड़े रीजन है स्पीडिंग। हमारे देश में सबसे बड़ा इशू क्या है, ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग का अगर टोटल डेथ हो रही है तो उसमें से 69% डेथ किसके कारण हो रही है, ओवर स्पीडिंग के कारण। उसके बाद हेलमेट नहीं पहनने के कारण डेथ कितनी हो रही है, 30% ऑफ डेथ हेलमेट नहीं पहनने के कारण हो रही है। और सीट बेल्ट का यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसके कारण कितनी % डेथ हो रही है, 11% डेथ सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करने से हो रही है। तो आप समझिए ये तो है रोड एक्सीडेंट का डेटा। अब आप समझिए सिग्निफिकेंस क्या है। तो रोड ट्रांसपोर्ट डोमिनेंट ट्रांसपोर्ट है हमारे इंडिया के अंदर। मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है, रोड ट्रांसपोर्ट से।
कोजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट। देखो सबसे बड़ा भारत में इशू क्या है कि जैसे नेशनल हाईवे होते हैं या हाईवेज होते हैं या फिर हमारे गाँव की सड़कें होती है, वहाँ पर भी खड्डे मिल जाते हैं। जैसे एक जयपुर वाला हाईवे है, उस पर खड्डा हो रहा है। उसके अलावा जो स्टेट हाईवे होते हैं उनकी तो क्या ही बोले। नेशनल हाईवे में तो हमारे जो नितिन गडकरी जी है उन पर उन्होंने पूरा फोकस किया है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डेवलप किया है। लेकिन जहाँ पर अब स्टेट हाईवे गाँव के रोड होते हैं वो इतने बेकार होते हैं कि वहाँ पर अगर आदमी गिर जाए तो उसका तुरंत एक्सीडेंट हो सकता है। तो सबसे बड़ा दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। उसके बाद नेग्लिजेंस एंड रिस्क। सेकंड इशू है नेग्लिजेंस एंड रिस्क। नेग्लिजेंस एंड रिस्क को समझ लो। अभी मैं आपको छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। एक तो होती है नेग्लिजेंस, यानी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, नज़रअंदाजी, लोगों के द्वारा अनअवेयरनेस होती है और लोग हेलमेट नहीं पहनते क्योंकि उनको एक्चुअली रिस्क की कोई परवाह नहीं है। एक गाड़ी पे 4-4 आदमी बैठ रहे हैं जबकि रूल्स बने हुए हैं, लेकिन गाँव में पता नहीं चलता है। एक ही बाइक पे 4-4 जने बैठ रहे हैं। तो उसके बाद नेग्लिजेंस, लापरवाहीपन और रिस्क, इसके कारण क्या होते हैं, एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन, जैसे मोबाइल और ईयरफोन का यूज़ करना। कब यूज़ कर रहे हो आप, जब गाड़ी चला रहे हो। तो पीछे से कोई अचानक से, अभी आपने केस सुना हो, थोड़े टाइम पहले की बात है, 5-6 महीने हो गए उस बात को वैसे तो, कि एक आदमी ने ईयरफोन लगा रखे थे, इधर से ट्रेन आ रही थी जो उसको पता नहीं है। अब आप सोचिए, तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो आदमी का, तो ये एक तरह से बहुत गलत है। ओवरलोडिंग, गाड़ियों में ओवरलोडिंग ज़्यादा हो जाती है। जब ओवरलोडिंग हो जाती है तो गाड़ियाँ खुद को संभाल नहीं पाती है और वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वीक व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड से बहुत कम है। हमारे यहाँ जो एयर बैग्स होते हैं वो अभी धीरे धीरे इस पर सिस्टम में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी इशू है। तो जो व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड, कोई भी व्हीकल अभी तक, जैसे गाड़ी टकराती है बिल्कुल, जैसे हम नहीं बोलते बिल्कुल उसकी पिचक जाती है, तो अभी तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं आई है मजबूत गाड़ी जो एक्सीडेंट होते ही पिचके ना। तो ये भी सबसे बड़ा इशू है। लेक ऑफ अवेयरनेस, और लोगों के बीच में सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस की कमी है। लोग खुद में सुधार ही नहीं करना चाहते हैं, वो इंप्रूवमेंट ही नहीं करना चाहते हैं, उनको कोई डर ही नहीं है जीवन का। तो ये सबसे बड़ा इशू है। अब आप सोचिए रोड एक्सीडेंट के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक लॉस। एक आदमी की अगर डेथ हो जाती है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि अगर अर्निंग पर्सन की डेथ हो जाती है तो पूरा परिवार सोशली इंपैक्ट हो जाता है, सबसे बड़ी चीज़। उसके अलावा उसके सोशल इंपैक्ट के साथ साथ उनके परिवार पर तो जो इंपैक्ट आता है वो तो ठीक है, लेकिन हमारी सरकार को जीडीपी का लॉस होता है। 3% ऑफ जीडीपी लॉस, इकोनॉमिक लॉस हो चुका है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर अर्निंग पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो जीडीपी में उसको योगदान मिलने वाला है उसका, वो नहीं मिल पाता है। ये सबसे बड़ा इशू है। ह्यूमन लॉस, क्योंकि इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक इंपैक्ट, जैसे अगर कोई अर्निंग पर्सन पुरुष की डेथ हो जाती है तो महिला पर बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है। कैसे बर्डन आता है, एक तो महिला पर बर्डन आ जाता है क्योंकि उसके पति की डेथ हो चुकी है, और 50% ऑफ जो ऐसी महिलाएं वुमन आर सेवरली अफेक्टेड ड्यू टू डेथ ऑफ मैन, क्योंकि उनके पास ना तो उनके पास कोई एजुकेशन होती है स्पेसिफिकली, ना कोई उनके पास दूसरे अवसर होते हैं। और जब ये सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं होती है तो जो 50% ऑफ वुमन आर सेवरली अफेक्टेड ड्यू टू डेथ ऑफ मैन। तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो हमको ये सारी चीज़ें समझनी होगी कि जीडीपी के अंदर 3% ऑफ जीडीपी का लॉस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। उसके बाद हाउ कैन रोड एक्सीडेंट भी कंट्रोल, यानी रोड एक्सीडेंट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो स्पीड डिटेक्शन डिवाइस का यूज करके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है कि हमारे यहाँ पर जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक तो सबसे पहले स्पीड डिटेक्शन डिवाइस, राडार स्पीड डिटेक्शन, एंड जैसे आपको छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। आपको पता हो, आप कभी दिल्ली गए हो या चंडीगढ़ जाओगे आप, तो वहाँ पर क्या बड़े बड़े ऐसे बोर्ड लगे, हाईवे पे जाओगे ना तो हाईवे पे क्या स्पीड डिटेक्शन डिवाइस लगे होते हैं। जैसे ही गाड़ी निकलती है चालान का फटका लग जाता है 150, 200, 250, 300, 350 तक का। अब आप सोचिए गाड़ी स्पीड से निकल रही है, जितनी ज़्यादा स्पीड से होगी उतना ज़्यादा चालान बनेगा। तो इस तरह स्पीड डिटेक्शन डिवाइस, जिससे राडार और स्पीड डिटेक्शन के थ्रू क्या होता है, चालान बनते हैं। तो ये सब नेशनल धीरे धीरे जो एक्सप्रेस हाईवे हैं उन पर तो चालू कर दिया गया है। उसके बाद इंप्रूव सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर दिया जाता है, जिसके अंदर स्पीड हम्प्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स, ऑप्टिकल मार्किंग्स। तो इस तरह सेफ्टी स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रोड एक्सीडेंट को अगर हमको कंट्रोल करना है तो सब एक चीज़ हमको क्या करनी होगी, हमारे सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना होगा, और उसके अलावा स्ट्रिक्टर रूल्स एंड हेवी फाइन्स को बढ़ाना होगा। तभी जाके लोगों में अवेयरनेस आएगी, क्योंकि जो चीज़ें मतलब प्रेम से नहीं मानते दुनिया, उसके लिए उनको समझाने के लिए हमें पेनल एक्शंस को लेना जरूरी है। उसके बाद इनिशिएटिव को समझ लो। एक तो होते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव और एक इंडियन इनिशिएटिव। तो हमारे इंडिया के इनिशिएटिव अलग है। ग्लोबल लेवल पे एक ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है ऑन रोड सेफ्टी, 2015 का है। उसके अंदर इंडिया भी सिग्नेटरी। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आ सकता है कि क्या ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किस पर है, तो रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, पहला पॉइंट। दूसरा, इंडिया इसका सिग्नेटरी मेंबर है, तो बिल्कुल है। कब आया था, 2015 में इसको डिक्लेरेशन साइन किया था एट द सेकंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी हेल्ड इन ब्राजील। यानी जो ब्राजील के अंदर रोड सेफ्टी पर हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, उसमें इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6 यानी टू हाल द नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ एंड इंजरी फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बाई 2030, यानी 2030 तक जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उससे जो होने वाली इंजरी और डेथ, ग्लोबल लेवल पर जो डेथ है उसके नंबर्स को रोकना, उस तक स्थिर करना कि ज़्यादा नंबर अब बढ़े नहीं। तो इस तरह ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। उसके बाद सेकंड ग्लोबल लेवल पर इनिशिएटिव है डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से 2023। तो उसके अंदर क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक अडॉप्ट किया है रिजोल्यूशन जो कि इंप्रूव कर रहा है ग्लोबल रोड सेफ्टी को, इंप्रूव करने का काम कर रहा है।
प्रिवेंट करता है एटलीस्ट 50% ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ एंड इंजरी बाई 2030। यानी ये क्या करता है, ये रोकता है एटलीस्ट 50% ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ, यानी जो रोड ट्रैफिक डेथ होती है उसको उसके 50% एटलीस्ट 50% तक उस डेथ को रोकने का काम करता है, और इंजरी को बाई 2030। अब इस चीज़ को याद रखनी है आपको कि जो प्रिवेंट करता है एटलीस्ट 50% ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ, यानी अगर रोड ट्रैफिक के कारण कोई भी डेथ होती है या जो इंजरी होती है उसको 2030 तक क्या करना है कि 50% तक रोकना है। पहले कितनी थी, पहले अभी 70% हो रही थी, उसको कम करके 50% तक रोकना है। उसके बाद इंटरनेशनल रोड असेसमेंट रजिस्टर्ड चैरिटी डेडिकेटेड टू सेविंग लाइव्स थ्रू सेफर रोड्स। अब आप एक चीज़ समझिए, एक इंटरनेशनल रोड एग्रीमेंट बना हुआ है, इंटरनेशनल रोड असेसमेंट, जिसको इंटरनेशनल रोड मतलब एग्रीमेंट भी बोल सकते हो या असेसमेंट बोलो, जैसा आपका मन करे। तो जो इंटरनेशनल रोड असेसमेंट है वो क्या करता है कि वो एक रजिस्टर्ड चैरिटी है डेडिकेटेड टू सेविंग लाइन्स, यानी उनका उद्देश्य क्या है कि आप जीवन को बचाना थ्रू सेफर रोड्स, यानी अच्छे रोड्स, मजबूत रोड्स के थ्रू। उसके बाद इंडिया के अंदर और भी आप समझो, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से वो पेनल्टी लाता है फॉर ट्रैफिक वायलेशन। अगर कहीं पर भी ट्रैफिक वायलेशन होता है तो उसके लिए पेनल्टी के प्रोविजन है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड भी बनाया गया है। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा कुछ भी फंड है, तो बिल्कुल है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, जो प्रोवाइड करता है कंपलसरी इंश्योरेंस, और कंपलसरी इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है टू ऑल रोड यूजर्स, यानी जितने भी रोड यूजर्स है उनको कंपलसरी इंश्योरेंस देगा फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, प्रोवाइडेड फॉर ए नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड टू बी क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस चीज़ को समझो, एक तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा जिसका उद्देश्य क्या है, कंपलसरी इंश्योरेंस देना किसको, और ऑल रोड यूजर्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट के केस में। उसके अलावा प्रोवाइडेड फॉर ए, और साथ ही जो ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर एक चीज़ और प्रोवाइड की गई है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया जाएगा। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड किसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये टॉपिक हमने समझ लिया है। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एक्ट। अब इस चीज़ को और समझ लो, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998 है उसके अंदर डेवलपमेंट किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है नेशनल हाईवे का, यानी जितने भी नेशनल हाईवे बने हैं उनको डेवलप करना, उनको मैनेज करना, ये सब काम किसका है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998 का। तो अब ये सारे टॉपिक आपको समझने हैं, अच्छे से कवर करने हैं, और धीरे धीरे सबको, अब जैसे मैंने इतना एडिटोरियल आपको कितनी सारी चीज़ें समझा दी कि उसके रोड के एक्सीडेंट के कारण क्या है, रोड इंजरी कैसे होती है, उसके कारण कितनी डेथ्स हो रही है, उसके अलावा क्या सॉल्यूशंस मेजर्स अपनाए जा सकते हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए है। तो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन पढ़ लिया है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998 को भी देख लिया है। इस तरह सारे टॉपिक्स हमने देख लिए। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, अब ये सारे टॉपिक पढ़ोगे तो अब आपके जब नेक्स्ट एडिटोरियल आएगा अगर उसमें से कुछ अच्छा पॉइंट और भी मिला तो हम इसमें ऐड कर देंगे इस नोट्स में, वरना फिर ये नोट्स परफेक्ट है। अभी आप इस नोट्स का यूज मेंस में कर सकते हो, एकदम शानदार नोट्स है, आप इनको पढ़िए, आगे बढ़िए। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो अभी मैं इसको समझाऊंगा अपसस्याई, उससे पहले आपको दूसरा टॉपिक समझाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा लास्ट में। केरला गवर्नमेंट्स ने, मतलब अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केरला गवर्नमेंट गई थी अगेंस्ट गवर्नर ओवर पेंडिंग बिल्स। तो अभी एक एडिटोरियल भी आया था कि गवर्नर का, जैसे मैं एडिटोरियल आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा। ऑलरेडी हमने इसको कवर कर चुके हैं हम इसको, बट फिर भी वापस पढ़ लेते हैं। द रोल ऑफ द गवर्नर इन लेजिस्लेचर, ये अभी द हिंदू के अंदर आज मतलब जो एडिटोरियल है कल का, उसके अंदर देखिए द रोल ऑफ द गवर्नर इन लेजिस्लेचर। तो अभी क्या हो रहा है कि गवर्नर क्या कर रहे हैं कि अपने जो भी उनके पास बिल आता है उसको अपने पास ही रोक लेते हैं, ना उस पर वो असेंट देते हैं, ना उस बिल को आगे बढ़ाते हैं। इसका इशू किसको आता है, इसके बाद अगर कोई भी बिल पास होता है विधानसभा में तो वो वहीं पर रह जाता है, वो आगे ही नहीं बढ़ता है। तो इसके कारण प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जो हमारे लीगल प्रॉब्लम्स है या हमारे जो विधायिका वाले प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। ना तो कोई एक्ट पास हो सकता है, और अगर एक्ट पास नहीं होगा तो इससे किस पर इफेक्ट पड़ेगा, स्टेट की ग्रोथ पर। तो अभी आप इस चीज़ को समझो। तो अभी हमारे को क्या टॉपिक पढ़ना है, गवर्नर। सबसे पहले रोल एंड पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर क्या होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अच्छा, अभी ये टॉपिक आपने पहली बार तो देख नहीं रहे हो, आप ऑलरेडी हम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे। गवर्नर हमारे स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। कभी कभी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का पपेट भी बोला जाता है, ऐसा एज ए व्यंग्य के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सबसे पहले आर्टिकल 153 को देखो, हर स्टेट के लिए एक गवर्नर होना ही चाहिए, और एक पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर मोर 2 और मोर स्टेट, यानी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए गवर्नर बनाया जा सकता है। और ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट कहता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। याद रखना है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। उसके बाद आर्टिकल 153 समझ लिया है, और 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसके अंदर नया प्रोविजन जो जोड़ा था वो था एक पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए गवर्नर बनाया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 155 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है। आपको सारे प्रोविजन याद रखने की, आर्टिकल कौन सा है, उसके प्रोविजंस क्या है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका क्या होगा, हम लक्ष्मीकांत का एक पूरा टॉपिक गवर्नर वाला कवर हो जाएगा। चलो आर्टिकल 156 को देख लो।
वो बोलता है कि होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी 5 साल तक एक गवर्नर का टर्म होता है और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करता है। वो वापस रिजाइन, गवर्नर रिजाइन किसको देता है, तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे सकता है, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा डिसमिस भी किया जा सकता है। कैसे, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड किया जाता है, उनके द्वारा एडवाइस किसको दी जाती है, प्रेसिडेंट को, और उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा उसको डिसमिस या रिमूवल किया जा सकता है। लेकिन जो रिमूवल होता है गवर्नर का विदाउट वैलिड रीजन इज नॉट परमिटेड, यानी बिना वैलिड रीजन के उसको परमिट नहीं किया जा सकता है। ये हो गया आर्टिकल 156। उसके बाद 157 को समझो। 157 है एलिजिबिलिटी का और आर्टिकल 158 है कंडीशंस का। 157 बोलता है, तो आर्टिकल 57 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लो। उसके अंदर एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 158 बोलता है कंडीशंस, जिसके अंदर अगर गवर्नर है तो वो एमपी नहीं हो सकता, एमएलए नहीं हो सकता, अमल से नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर वो कहीं सांसद है तो वो उस टाइम पे, जैसे अगर गवर्नर की पोस्ट पे है तो आप सांसद नहीं हो सकते हो, एमएलए नहीं हो सकते, अमल से नहीं हो सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी एमपी उनकी पोस्ट ले रखी है तो आप जैसे गवर्नर बनोगे ऑटोमेटिक जो एमपी वाली पोस्ट है उससे ऑटोमेटिक रिजिग्नेशन हो जाएगा आपका। इसका मतलब आप चीज़ को समझो कि एक व्यक्ति गवर्नर के साथ में साइमल्टेनियसली इन दूसरे जो एमपी, एमएलए, एमएलसी की पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, और नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं किया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 158 भी देख लिया, 157, 158, 156 तीनों देख लिया है। अब आर्टिकल 159 को समझो। ओथ कौन दिलाता है, तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी गवर्नर को जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा ओथ दिलाई जाती है। एंड आर्टिकल 161, गवर्नर हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन रेप्रीव, यानी जो पार्डनिंग पावर होता है किसके पास होता है, गवर्नर के पास। क्या गवर्नर के पास मृत्युदंड को हटाने का पावर है, तो मृत्युदंड को खत्म करने का पावर नहीं है गवर्नर के पास, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये वाला पार्डनिंग पावर है मृत्युदंड को खत्म करने के लिए। और आर्मी के टाइम पे मार्शल, मतलब जो आर्मी के अंदर जो लॉ होता है, आर्मी के तहत भी अगर कोई गलती हो गई है तो ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। लेकिन गवर्नर चाहे तो मृत्युदंड की जो सज़ा है उसको आगे बढ़ा सकते, मतलब आगे बढ़ाने का मतलब उसका जो समय है, जैसे एक अभी इस तारीख को दे रहे तो उससे 1 महीना एक्सटेंड करना, 2 महीने एक्सटेंड करना, समय की अवधि को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उसको मुक्त नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 161 देख लिया है। अब आर्टिकल 163 देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ फंक्शंस, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो विद चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर के साथ में मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड यानी सहायता करते हैं, एडवाइज करते हैं गवर्नर को इन एक्सरसाइज ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में मदद कौन करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर। जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, जिसको जो हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, उनकी एड और एडवाइस से गवर्नर कोई भी डिसीजन लेता है, कोई भी फंक्शंस करने का काम करता है। लेकिन गवर्नर के पास सेल्फ डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 163 के अंदर ही होता है उनके पास। अब आर्टिकल 164 क्या बोलता है, गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, यानी चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम किसका है, गवर्नर का। आर्टिकल 200 को भी साथ के साथ समझ लो। गवर्नर चाहे तो असेंट दे सकता है, विथ होल्ड कर सकता है असेंट को, और रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व भी कर सकता है। अभी जो एडिटोरियल है वो क्यों आया है, एक्चुअली क्या होता है, गवर्नर उस पर कोई असेंट ही नहीं दे रहे हैं, यानी उसको एक अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास छोड़ देना, ना उस पर असेंट देना, ना उस पर सहमति देना, ना उस पर असहमति देना, ना उसको प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए भेजना, यानी बिल उनके पास ही पड़ा है गवर्नर के पास, तो कोई टाइम लिमिट तो दे नहीं रखी है। तो इसकी दिक्कत क्या होती है कि वो एक पास ही नहीं हो पाता है। तो आर्टिकल 200 को भी समझ लिया है। अब साथ के साथ और देखो, आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस बाय किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा जो स्पेशल एड्रेस दिया जाता है विधानसभा और विधान परिषद के अंदर। आर्टिकल 213 पावर टू प्रोमुलेगेट ऑर्डिनेंस, यानी 123 के अंदर तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है ऑर्डिनेंस पास करने का, और आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर के पास होता है मतलब ऑर्डिनेंस पास करने का पावर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, तो सीएम को अपॉइंट करना, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट, इन सबको ओथ दिलाने का काम किसका है, गवर्नर का। एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है उसके एक्स ऑफिशियो चांसलर के रूप में एक्ट करने का काम, मतलब कौन एक्ट करता है, गवर्नर। तो गवर्नर के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो आज हमने गवर्नर को अच्छे से समझा। आर्टिकल 213, आर्टिकल 176, उसके अलावा आर्टिकल 156, 157, 158, 161, 163 और आर्टिकल 200, इस तरह जो भी आर्टिकल्स थे हमने, और 164, सारे आर्टिकल्स हमने बहुत अच्छे से समझे हैं। और एक आर्टिकल 153, यानी हर स्टेट के लिए गवर्नर होना चाहिए, और साथ के साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 को भी समझा है। ये तो हो गया टॉपिक। अब आप एक चीज़ समझो, अब जो मैं टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ उसके अंदर फूड सेफ्टी, मतलब अपSSAI का भी रोल है। ये देखो, अभी क्या हुआ है, जस्ट थोड़े टाइम पहले, मतलब अभी रिसेंटली आज या कल की न्यूज़ है, जिसके अंदर क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने बैन किया है यूज ऑफ हलाल ब्रांडिंग ऑन फूड प्रोडक्ट्स, यानी जो हलाल ब्रांडिंग होती है। अब देखो हमारे देश में क्या है, बहुत सारी कंपनियां ऐसे है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन, जो कि उस पर्टिकुलर रिलीजन में, देखो रिलीजियस किसी भी, मैं ना तो किसी रिलीजन के पक्ष में हूँ, मुझे जो टॉपिक एक्चुअली इसमें दिया गया है उसको मुझे समझाना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यूपी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया यूज ऑफ हलाल ब्रांडिंग। एक पर्टिकुलर रिलीजन में क्या होता है कि हलाला, यानी 2 चीज़ें होती है, एक तो हराम, एक होता है हलाला। हराम के अंदर तो होता है कि वो चीज़ एज पर रिलीजन
गलत है और उस चीज़ को यूज़ नहीं करना है, और हलाला का मतलब होता है उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि हलाला जो ब्रांड है कि हलाल ब्रांडिंग की जाती है फूड प्रोडक्ट्स पर, तो उस जो पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं वो उसी ब्रांडिंग को देख के हर सामान को परचेज करते हैं। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारी जगह, हर स्टेट के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो कि पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है, वो उस रिलीजन के हलाला प्रोडक्ट को क्या करते हैं, उस पर हलाला ब्रांडिंग करते हैं। और जो हलाल ब्रांडिंग होती है उसके कारण क्या होता है, जो पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति केवल वही प्रोडक्ट खरीदते हैं और दूसरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, ताकि उससे कम्युनिटी के अंदर क्या हो जाए, उनकी कम्युनिटी में स्ट्रॉन्गनेस बढ़े और उनकी ही कम्युनिटी के अंदर सेल बढ़े और उनकी कम्युनिटी के लोगों को अल्टीमेटली इनकम मिले। तो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये काम किया जाता है, जबकि इंडिया के अंदर उससे रिलेटेड कोई नॉर्म्स नहीं है। हमारे यहाँ पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड मतलब अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके हिसाब से स्पेसिफिकली जो ब्रांडिंग होती है वो स्पेसिफिकली FSSAI के द्वारा रजिस्टर्ड होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हलाल जो ब्रांडिंग हो रही है वो पर्टिकुलर कंपनी अपनी मर्जी से ही कर रही है, जो कि लीगल नहीं है और एक्चुअल में गलत है। तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है कि आप किसी भी प्रोडक्ट पर हलाल ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि पर्टिकुलर जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसका सपोर्ट कर रहे हो और देश के अंदर आप इस तरह का तनाव का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने इसलिए उस पर बैन लगा दिया है। और एक्चुअल में भी ये सही है, सही इसलिए क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट पर आप गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिशियली जो ब्रांडिंग के लिए रूल्स है उनके अकॉर्डिंग ही आप कोई ब्रांडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई भी ब्रांडिंग करता है, वो भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लाभ पहुंचाने के लिए या पर्टिकुलर कम्युनिटी से ग्रोथ या सेल्स में ग्रोथ करने के लिए, तो यह जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा ही गलत है और इससे देश में तनाव की स्थिति आ सकती है। तो अभी मैं आपको ये टॉपिक आप समझ लिया होगा। अब आपको इसमें साथ में क्या है FSSAI वो मैं आपको समझा देता हूँ। 1 सेकंड है ना। देखो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर इसका एक्ट कौन सा है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस करता है द प्रिवेंशन ऑफ फूड जो एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। एक तो 1954 वाला जो एक्ट है फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, और उसके अलावा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 इन दोनों को रिप्लेस करता है। कौन रिप्लेस करता है, फूड सेफ्टी, मतलब जो ये अभी जो बॉडी है इन दोनों को एक्ट को जो रिप्लेस करके जो एक्ट आया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, उस एक्ट के थ्रू इस बॉडी को बनाया गया है। तो याद रखना एक्ट कौन सा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, और उसने किसको रिप्लेस किया है, इन दोनों एक्ट को रिप्लेस कर दिया है। उसके अलावा अब FSSAI इज हेडेड बाई ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। याद रखना एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के द्वारा इसको हेड किया जाता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसका काम क्या है, तो ये ले डाउन करता है साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल ऑफ फूड्स, यानी जो खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, और रेगुलेट करता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट, ताकि लोगों के पास सेफ फूड पहुंच सके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। जो यानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम सेफ फूड का लोगों के पास पहुंचाते हैं, उस सेफ फूड को पहुंचाने के लिए क्या किया गया है, FSSAI के द्वारा एक साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड को मतलब बनाया गया है। उन स्टैंडर्ड का यूज करके क्या होता है, प्रॉपरली सेफ फूड लोगों के पास पहुंचाया जाता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है कि फूड सेफ्टी जो FSSAI बॉडी है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर कवर नहीं होती है, उनके चार्ज के अंदर नहीं आती है। वो किन के चार्ज में आती है, तो एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पर है और जिसको अपॉइंट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के चार्ज में नहीं आती है FSSAI। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उस बॉडी को हेड मतलब उस बॉडी को हेड उसके द्वारा हेड किया जाता है, FSSAI को मतलब हेड करता है वो पर्सन। लेकिन ये चीज़ मैं आपको 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी में ऑलरेडी इसका क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन में यही पूछा है डायरेक्टली कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड FSSAI बॉडी है वो अंडर द नोट इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यूपीएससी का क्या है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो सारे टॉपिक्स को हमने समझ लिया है, गवर्नर को समझ लिया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को समझ लिया है, उसके अलावा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 रोड सेफ्टी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस देख लिए हैं, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन को देख लिया है जिसका इंडिया सिग्नेटरी है, उसके अलावा बैटल ऑफ सराय घाट को देख लिया है, अहोम किंगडम को देख लिया है। अहोम किंगडम के अंदर भी छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको कब मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसको कब कब्जाया गया था, तो एक ट्रीटी ऑफ यान्दाबू की गई थी 1826 में। उसके अलावा लचित बोरफुकन को देख लिया है। एंड सबसे खास चीज़ हमने और क्या देखी है, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस या इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, दोनों एक ही बात है। उसके अलावा एक कांगरी होती है जो कश्मीर वैली के अंदर पाई जाती है, ट्रेडिशनली फायर पॉट होता है और इसको चलता फिरता हीटर भी बोला जाता है कि पोर्टेबल एंड मूविंग हीटर भी बोला जाता है। इस तरह कांगरी को पढ़ लिया है। और हलाला प्रोडक्ट को तो मैंने आपसे उससे रिलेटेड बॉडी भी समझा दी है, और हलाल जो ब्रांडिंग की जाती है उस पर जो बैन लगा है उसको भी पढ़ लिया है। अब एक न्यूज़ और छोटी सी सिर्फ जानकारी के लिए, एक नदीजी बीड नोटबुक है, ए डीप डाइव इनटू इंडियंस रिवर्स विन लिटरेरी अवार्ड इन वेस्ट बंगाल। अभी क्या होता है, एक नदीजी बीड नोटबुक है, उसको अवार्ड मिला है, किसको, लिटरेरी अवार्ड। किस कारण मिला है, क्योंकि उसके अंदर इंडिया की रिवर्स है, उससे रिलेटेड सारी डिटेलिंग्स है। तो नदीजी बीड जो नोटबुक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है किससे रिलेटेड है, तो इंडिया के जो रिवर सिस्टम है उसके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है।
तो आज हमने सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपको कुछ भी इशू लगता है तो आप कमेंट कीजिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताना है। अगर छोटी सी भी आपको कोई इशू लगता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको 100% इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।